कुछ भी और नई जानकारी देवेंद्र है क्या बताने के लिए? क्योंकि अभी तो जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि भाई उन्होंने लैंडिंग की परमिशन 2 बार मांगी थी, एक बार पहली बार एटीसी ने नहीं दी, दूसरी बार कहा और पूछ के कहा कि आपको विजिबल है कि नहीं एयर स्ट्रिप, और उन्होंने हाँ में जवाब दिया। हाँ, और उसके बाद से एकदम से उसमें तय भी हो गया था कि कोई रनवे 11 उसको बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो लैंडिंग होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और एकदम से उसके बाद उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ फ्लेम देखा, उम्मीद ये थी कि कुछ सेकंड में वो लैंड कर जाएंगे, लेकिन सिर्फ फ्लेम देखा। और पहली बार में क्योंकि उनको रनवे नहीं नज़र आया था, तो आमतौर पर ये होता है कि बिग लूप उसको बोलते हैं कि एक लूप दोबारा घूम के आते हो फिर कोशिश करते हो लैंडिंग की, वो हुआ नहीं। इस अगर प्लेन की बात करें तो वाकई उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेज हैं। अब तो इसका प्रोडक्शन भी नहीं होता, बट मेंटेनेंस होता है, मतलब जो सर्विसेज में है उसको रखा जाता है। खासियत बहुत सारी हैं कि बहुत तेजी से बहुत जल्दी ऊपर ऊंचाई पे चला जाता है, लेयर जेट कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें खासियत क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो आमतौर पर नेताओं के पास एक समय के क्राइसिस रहता है, तो उसके हिसाब से वो पसंद आता होगा। मुझे लग रहा है कि ऑल रिसोर्सफुल आदमी है अजीत पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसी किसी चीज पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल स्तर पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल वही कह रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह की फ्लाइट नेताओं की पसंद होती है कि उनको समय का हमेशा एक क्राइसिस रहता है कि जल्दी कहीं पहुंचना हो, तो उस लिहाज से रहा होगा। अब दुर्भाग्य दुर्घटना होनी होती है तो उसमें फडणवीस जी, शिंदे जी सब पहुंच गए, उनका पूरा परिवार जो है बारामती में पहुंचा है, अभी भी सब वहीं पर हैं। शरद पवार जी भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, वो मुंबई में थे। तो पहले परिवार की बात से शुरू कर लेते हैं। समीर जी, क्या थी परिवार के एक होने की चर्चाएं तो हम सुन रहे थे, बात कहां तक पहुंची थी? बिल्कुल बातचीत चल रही थी। जो जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव आए थे उसके बाद परिवार 17 तारीख को बैठा था घर पे और साथ में डिनर भी सब लोगों का हुआ था और चर्चा चल रही थी कि आने वाले दिनों में ये परिवार एक होगा। लेकिन सडनली अब ये घटना घट गई तो मुझे लगता है कि अब तो दिल्ली तय करेगा। अब तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का क्या रोल होगा, शरद पवार साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे, एनसीपी का कमान कौन संभालेगा, क्या सुनीता पवार राज्यसभा छोड़कर वापस प्रदेश की राजनीति में लौटेगी या पार्थ पवार को कमान दी जाएगी या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में से किसी को दी जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मुझे लगता है परिवार से ही कोई इसकी कमान संभालेगा और 5 लोग ही दावेदार है। शरद पवार नंबर 1, उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उसके बाद सुनीता पवार और पार्थ पवार और जय पवार। चूंकि अजित पवार शरद पवार से पार्टी तोड़कर लेकर गए थे तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि सुनीता पवार शरद पवार को अब पार्टी का सर्वेसर्वा मान के उनके पास पार्टी सौंपेगी और उनके हिसाब से तय होगा, तय सुनीता पवार करेगी। और अब मुझे लगता है कि 41 विधायक है, 2 राज्यसभा के सांसद है, 1 लोकसभा के सांसद है, 9 कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अंदर है, तो नेताओं का भी तो अपना अब भविष्य है कि अजित पवार तो चले गए, हम हमारी बात लेकर अजित पवार के पास जाते थे, अजित पवार से हम निर्देश लेते थे, अब अजित पवार नहीं तो हम कहां जाएंगे? उनकी पत्नी बेटा दोनों पॉलिटिक्स में है, लेकिन सुनीता पवार की वो पॉलिटिक्स नहीं है ना। आप राज्यसभा सांसद बन गए लेकिन आप प्रदेश की राजनीति में आपका वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कद नहीं है कि विधायक आपकी बात को पूरी तरीके से माने। यह तो जयललिता जैसे ही होगा कि अचानक जयललिता की डेथ हो गई और फिर सरकार चलती रही, 15 सालों मिलकर चलाते रहे, वैसे ही ये सरकार चलाएंगे 2029 तक। वहां फैमिली नहीं थी, तो यहाँ फैमिली चलाएगी, यहाँ फैमिली है, फैमिली चलाएगी। लेकिन कौन चलाएगा ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या ऐसी जानकारियां, ऐसी बातें हो रही थी कि शरद पवार जी ने इधर एनडीए में आने का मन बना लिया है या वो इसके लिए सहमत हो रहे थे, ऐसी बातें आ रही थी क्या? देखिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस बात का जवाब मिलेगा। जब पार्टी एक होगी तो आएगा कि क्या अजित पवार की बात हुई थी, क्या अजित पवार की इच्छा थी, क्या शरद पवार ने सहमति दी थी। सुनीता पवार भी इस बात का जिक्र करेगी, प्रफुल्ल पटेल इस बात का जिक्र करेंगे, सुप्रिया सुले इस बात का जिक्र करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये एनडीए में रहेगा परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी स्थिति में एनडीए से बाहर नहीं होगा, मंत्री बने रहेंगे। अब बस ये देखना है कि क्या अजित पवार की जगह सुनीता पवार आती है या पार्थ पवार आता है। दोनों में से पवार और पार्थ पवार तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो क्लियर है। बिल्कुल बीजेपी में रहने वाले हैं, एनडीए में ही रहेंगे, बीजेपी के साथ रहने वाले। सर, परिवार और पार्टी यहाँ से जो जैसा चल रहा था सिस्टम, 2 धड़े पार्टी के भी और परिवार के भी, वो वही रहेगा। परिवार एक हो जाए तो भी पार्टी जो है वो 2 फैक्शंस में रहेगी, या शरद पवार जी लेने देंगे पार्टी की कमान सुनीता जी को और पार्थ पवार को, और वो खुद भी इधर आ जाएंगे। कई पॉसिबिलिटीज हैं, आपको क्या लगता है? सर, वैसे तो खैर ये है कि आज इतनी जल्दी अभी उनको अंत्येष्टि भी नहीं हुई, हम बात कर रहे हैं, थोड़ा दुखद तो है, लेकिन राजनीति में तो ये सब होता ही है। परिवार कभी भी सत्ता संभालना, प्रधानमंत्री किसी को बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे कई ऐसे रेलेवेंट पार्टी है और पावर शेयर कर रही है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि अफसोस से हम लोग बात जरूर कर रहे हैं और दूसरी दुर्घटना पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सुप्रिया सुले और इनके रिश्ते ऐसे जैसे व्यक्तिगत जो है पुरानी पीढ़ी के ऐसे जो नेता रहे हैं, उनमें संबंध इतने कटु नहीं होते हैं जो दूसरा एक दूसरे का गला काटे। जैसे इवन जैसे चाचा भतीजा वहाँ अखिलेश यादव वाले मामले में भी था, यहाँ उतना खराब नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप देखिए परिवार मिलता रहता था, समीर जी भी से सहमत होंगे कि जिस तरह से उनके संबंध थे। मुझे अभी भी लगता है कि सुप्रिया सुले को पहले भी बीजेपी के साथ सॉफ्ट, यदि आपने पिछले लोकसभा का भाषण सुना हो
सुप्रिया सुले ने कौन सा सब्जेक्ट था उस पर बाकायदा हमने चर्चा भी की थी। ईवीएम पर भी बोला EVM उन्होंने, मैं तो जीत के आती हूँ ईवीएम से, मैं इसको नहीं खराब और दूसरा हाँ इस तरह सरकार की चीज़ों का समर्थन भी किया था। तो उनके लिए कब से हम लोग ये मान रहे थे कि वो शायद उनको कैबिनेट में भी ले लिया जाए। तो आइदर इस तरह से परिवार में भी कोई सहमति बनती है कि भाई या तो वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में रहें जैसा पहले से था, क्योंकि अजित पवार ने जब से 91 में आए, मैं शरद पवार जी को तब से फॉलो कर रहा हूँ, अभी देखें कि शरद पवार जी राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। मेरी किताब थी राव के बाद कौन, उसमें नंबर 2 उन्हीं का नाम था। अच्छा, तो उनका भी सारा मतलब उसमें कहानी इस पर नहीं बताना चाहता, लेकिन शरद पवार तो उस समय इसीलिए लगभग 95 के आसपास ये सोचने लगे थे कि क्या हो सकता है, उत्तर भारत में जाना भी शुरू किया था। मैंने जर्नलिस्ट को अपने साथ में लगा तो लिया। 91 में चले गए थे राष्ट्रीय राजनीति के बाद में। हाँ मैंने राष्ट्रीय राजनीति में गए तो उसके बाद अजित पवार को सारा जैसे होता है ना भाई आप देखोगे, बिल्कुल। तो तब से वो कर रहे थे, इसलिए अजित पवार का होल्ड है।